सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की लोकतांत्रिक किताब से अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए इसका अध्ययन करेंगे। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष दिलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। हर तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। पृष्ठभूमि का मतलब सभी वर्ग के लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया था। वे स्वतंत्र मानवता एवं निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित था। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजी शासन से। सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, यानी जो ब्रिटिश सरकार के फैसले थे उनसे असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेश शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के
सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, यानी सभी वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होना। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थापना बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला लेता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव, यानी हम किसे पसंद करते हैं वो हम कैसे व्यक्त करते हैं? चुनाव में अपना वोट डालकर। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, यानी जिसके जो जीतता है या जिसके वोट सबसे अधिक होते हैं वो सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी इसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, यानी विभिन्न पार्टियों के सदस्य होते हैं। धन्यवाद। अगला हम कल पढ़ेंगे।